हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 4 जो कि बिहार दरोगा 1799 पोस्ट, बीपीएससी एईडीओ, बीएसएससी सीजीएल या किसी भी स्टेट पीसीएस लाइक बीपीएससी 72, यूपी पीसीएस 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। माउंट एलब्रस पर चढ़ने वाला सबसे युवा पर्वतारोही कौन बना है? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तेगबीर सिंह। माउंट एलब्रस पर चढ़ने वाला सबसे युवा पर्वतारोही कौन बना है? तेगबीर सिंह। तेगबीर सिंह भारत के किस राज्य से है? तो पंजाब से है। और जो आपका माउंट एलब्रस है यह रूस और यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 18,510 फीट है और यह दुनिया की 10वीं सबसे प्रमुख चोटी भी है। और तेगबीर सिंह की एज कितनी है? तो तेगबीर सिंह की एज है 6 साल 9 महीने और 4 दिन। और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा डब्लू कुशाग्र का, जो कि महाराष्ट्र से थे, और इनकी एज कितनी थी? 7 साल 3 महीने। इसके अलावा जो तेगबीर सिंह है इन्होंने 2024 अगस्त में जो आपका माउंट किलिमंजारो है, हाईएस्ट पीक है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, तो इस पे भी चढ़ाई की थी और ये यंगेस्ट एशियन बने थे। फॉर दिस हिज नेम फीचर्स इन द एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड द इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। और इसके अलावा अप्रैल 2024 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ाई की थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय की एक विशेष एजेंसी है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय की एक विशेष एजेंसी है? तो यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और जो आपका ICAO है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मॉन्ट्रियल, कनाडा में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल, कनाडा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ICAO की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। शिकागो कन्वेंशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन मानकों के प्रशासन और प्रशासन का प्रबंधन और प्रशासन करने तथा हवाई परिवहन के सुरक्षित, संरक्षित और कुशल विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। सिंपली आपको याद क्या रखना है, ICAO अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय की एक विशेष एजेंसी है? तो संयुक्त राष्ट्र। इसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। और ये न्यूज में क्यों बना हुआ है? तो भारत को 2025 से 2028 के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन परिषद के भाग 2 के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है। भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक हवाई नौवहन के लिए सुविधाओं के प्रावधान में सबसे बड़ा योगदान देने वाले देश शामिल है और भारत इसी में शामिल है। यह चुनाव 27 सितंबर 2025 को मॉन्ट्रियल में आयोजित ICAO के 42वें अधिवेशन के दौरान हुआ और भारत ने वर्ष 2022 के चुनाव की तुलना में अधिक वोट हासिल किए। इसके अलावा जो आपका ICAO सभा है यह हर 3 वर्ष में आयोजित होने वाली संगठन की संप्रभु संस्था है जिसमें शिकागो कन्वेंशन के सभी 193 हस्ताक्षरकर्ता देश शामिल है। सभा के दौरान 193 सदस्य देशों द्वारा चुनी गई 36 सदस्यीय मेंबर कितने होते हैं? 36 सदस्यीय ICAO परिषद 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए शासी निकाय के रूप में कार्य करती है और भारत 2025 से लेकर 2028 तक के लिए चुना गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और आपको याद रखना है यहाँ से। भारत जो था इसका फाउंडिंग मेंबर था, ICAO का भारत फाउंडिंग मेंबर था। भारत, पूछ सकता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। BSF द्वारा 2025 में लॉन्च की जाने वाली
नई एआई और जीआईएस भौगोलिक सूचना प्रणाली कमांड प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बीएसएफ द्वारा 2025 में लॉन्च की जाने वाली नई एआई और भौगोलिक सूचना प्रणाली कमांड प्रणाली का नाम क्या है? तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये करेगा क्या? जो आपका डीएसएस है तो ये आपका इम्प्रूव करेगा द कैपेबिलिटी ऑफ द फोर्स इन सेफ गार्डिंग द कंट्रीज बॉर्डर विथ विच कंट्री? विथ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। नाम क्या है? सेंटर ने इसे नाम दिया है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डीएसएस। और ये आपका इन्हेंस करेगा द डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी ऑफ कमांडर्स एट ऑल लेवल। और इस सेंटर को इनोग्रेट किसने किया था? तो बीएसएफ डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल किस देश में आयोजित होने वाली G20 ऊर्जा परिवर्तन मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? हो चुका है बेसिकली ये। तो सही आंसर क्या होगा? ये आपका कहाँ पे हुआ था? साउथ अफ्रीका में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल किस देश में आयोजित होने वाली G20 ऊर्जा परिवर्तन मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो साउथ अफ्रीका में हुआ। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और साउथ अफ्रीका में कहाँ? तो क्वाजुलू नताल प्रोविंस, जो कि साउथ अफ्रीका में है। कब से कब तक हुआ? तो 7 से 10 अक्टूबर 2025। और जो श्री मनोहर लाल जी है, इन्होंने कौन सा सेशन अटेंड किया? तो एक आपका था एनर्जी सिक्योरिटी, क्लीन कुकिंग, एफोर्डेबल एंड रिलायबल एक्सेस, और दूसरा आपका था सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में 12वां सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका कहाँ पे आयोजित किया गया था? देहरादून में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत में 12वां सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? देहरादून। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अबू धाबी यूएई में है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अबू धाबी में, जो कि यूएई में है। और ये कहाँ पे किया गया? तो जो आईआईटी दिल्ली का अबू धाबी कैंपस है वहाँ पे। इसके अलावा जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने लॉन्च किया 2 की एकेडमिक प्रोग्राम। एक आपका है ए पीएचडी प्रोग्राम इन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी, और दूसरा आपका है बीटेक प्रोग्राम इन केमिकल इंजीनियरिंग। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड हैबिटेट डे 2025 का विषय क्या था? तो थीम क्या था? अर्बन क्राइसिस रिस्पॉन्स। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वर्ल्ड हैबिटेट डे 2025 का थीम क्या था? तो अर्बन क्राइसिस रिस्पॉन्स। इसके अलावा कब मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड हैबिटेट डे? कब मनाते हैं? तो अक्टूबर के पहले सोमवार को हर एक साल। और इस पर पड़ा है 6 अक्टूबर को शायद। इसको कंफर्म हो लेना आप लोग। सिंपली आपको याद रखना है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाते हैं? तो अक्टूबर के पहले सोमवार यानी मंडे को। और ये पहली बार कब मनाया गया था? तो 1986 में। एडॉप्ट किया गया था 1985 में। इट वाज डेजिग्नेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1985। और सेलिब्रेट कब किया गया था पहली बार? 1986 में। 2025 की थीम क्या है? अर्बन क्राइसिस रिस्पॉन्स। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आरबीआई ने जीडीपी वृद्धि और इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति का अनुमान किस दर पर निर्धारित किया है? तो जीडीपी वृद्धि बताया कितना? 6.8%। और इन्फ्लेशन आपका बताया कितना? 2.6%। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्था ने मृदाकरण सॉइलिफिकेशन तकनीक का उपयोग करके थार रेगिस्तान में गेहूं की खेती का पहला सफल प्रयोग किया?
तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय किस संस्था ने मृदाकरण सॉइलिफिकेशन तकनीक का उपयोग करके थार रेगिस्तान में गेहूं की खेती का पहला सफल प्रयोग किया? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय ने। और इसमें क्या हुआ था? दिस प्रोजेक्ट यूज्ड ए बायो फॉर्मुलेशन विथ पॉलीमर्स, याद रखना है, दिस प्रोजेक्ट यूज्ड ए बायो फॉर्मुलेशन विथ पॉलीमर्स टू कन्वर्ट डिजर्ट सैंड, जो डिजर्ट सैंड होता है किसमें कन्वर्ट किया गया? सॉइल लाइक मटेरियल में, इम्प्रूविंग वाटर रिटेंशन एंड मेकिंग इट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। और ये जो फील्ड ट्रायल हुआ था ये कहाँ पे कंडक्ट हुआ था? तो बांसेली विलेज जो कि अजमेर में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिविल क्षेत्र के अंतर्गत कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है? तो 57। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिविल क्षेत्र के अंतर्गत कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है? तो 57। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है केवल वही देखेंगे। 57 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए निधियों की कुल अनुमानित आवश्यकता कितनी है? तो 5,862.55 करोड़ रुपए लगभग में है, जो 2026-27 से 9 वर्षों की अवधि को कवर करती है। इसमें 2,585.52 करोड़ का पूंजीगत व्यय है लगभग में है, और 3,277.03 करोड़ रुपए का परिचालन व्यय शामिल है। उल्लेखनीय है कि पहली बार इन 57 केंद्रीय विद्यालयों को बाल वाटिका यानी बुनियादी चरण प्री प्राइमरी के 3 वर्षों के साथ मंजूरी दी गई है। तो इस लाइन को भी आपको याद रखना है। अब पूछ सकता है पहली बार या दूसरी बार है, तो ये पहली बार है कि इन 57 केंद्रीय विद्यालयों को बाल वाटिका यानी बुनियादी चरण प्री प्राइमरी के 3 वर्षों के साथ मंजूरी दी गई है, और ऐसा पहली बार हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना द्वारा इस्तेमाल की गई भारत की पहली स्वदेशी सुरक्षित मोबाइल संचार प्रणाली का नाम क्या है? तो संभव। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना द्वारा इस्तेमाल की गई भारत की पहली स्वदेशी सुरक्षित मोबाइल संचार प्रणाली का नाम क्या है? संभव। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। संभव का मतलब क्या हुआ? सिक्योर्ड आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। संभव का मतलब क्या हुआ? सिक्योर्ड आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। इसके अलावा जो आपका संभव है, इट इज़ सिक्योर 5G एनेबल मोबाइल इकोसिस्टम, और ये यूज करता है स्वदेशी एप्लीकेशन जिसका नाम है एम सिग्मा। तो एम सिग्मा क्या है? एक स्वदेशी एप्लीकेशन है, इसको ऐसे भी आपको याद रखना है, और इसको डेवलप किया गया है बाय द इंडियन आर्मी इन कोलैबोरेशन विथ एकेडमिया एंड इंडस्ट्री। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 2025 का विषय क्या है? वर्ल्ड टूरिज्म डे 2025 का थीम क्या है? तो टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो वर्ल्ड टूरिज्म डे है, विश्व पर्यटन दिवस, कब मनाते हैं? 27 सितंबर को। इस साल की थीम क्या है? टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अलावा ये जो आपका दिन है 1970 में संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन के कानूनों को अपनाने की याद में मनाया जाता है, और इसे पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था? तो 1980 में। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहली बार कब मनाया गया था? 1980 में। इसके अलावा एज पर द प्रोविजनल एस्टिमेट्स ऑफ द नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स 2025, तो इसके अनुसार आपका जो टूरिज्म सेक्टर है ये इसने कंट्रीब्यूट किया है 15.73 लाख करोड़ रुपया टू इंडिया GDP इन 2023 to 24, जो कि टोटल इकोनॉमी कितना है? 5.22% है। तो याद क्या रखना है, जो आपका नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स 2025 है, तो इसका जो प्रोविजनल एस्टिमेट है, तो इसमें क्या है, जो टूरिज्म सेक्टर है इसने कंट्रीब्यूट कितना किया है भारत के GDP में 2023-24 में? तो 15.73 लाख करोड़ रुपए, जो कि टोटल इकोनॉमी का कितना परसेंट है? 5.22% है। इसके अलावा
वर्ल्ड टूरिज्म डे किसने होस्ट किया है? तो मलेशिया ने। और वर्ल्ड टूरिज्म कॉन्फ्रेंस 2025 ये आपका मलेशिया में हुआ। मलेशिया में कहाँ? तो मेलाका एक जगह है। कब से कब तक हुआ? 27 सितंबर से 29 सितंबर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपसे एग्जामिनेशन पूछ सकता है। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे 2025 किसने होस्ट किया? मलेशिया ने। और वर्ल्ड टूरिज्म कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ पे हुआ? तो मलेशिया में। मलेशिया की सिटी में मेलाका में। कब से कब तक? 27 सितंबर से 29 सितंबर। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 56 लाख फॉरेन टूरिस्ट अराइव आए थे अगस्त 2025 तक भारत में अगस्त 2025 तक लगभग 56 लाख फॉरेन टूरिस्ट आए थे। और डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट की बात करें अगस्त 2025 तक ही तो 303.59 करोड़ थे। ये डाटा याद रखना है, यहाँ से आपसे एग्जामिनेशन पूछता है। इसके अलावा द टोटल नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट अराइवल फॉर मेडिकल पर्पस इन इंडिया ड्यूरिंग 2025 अप टू अप्रैल ये कितने थे? 1,31,856, जो कि जो टोटल FTA है यानी फॉरेन टूरिस्ट अराइवल, तो उसका कितना परसेंट है? तो 4.1% है। टोटल कितने थे? 56 लाख। जो और मेडिकल पर्पस के लिए जो आए थे तो वो कितने थे? 1,31,856 अप टू अप्रैल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस मंत्रालय ने चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट का चौथा अंक जारी किया है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा जो आपका चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट का चौथा अंक है, इसे मंत्रालय ने, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहाँ पे जारी किया था, इसे रिलीज किया? तो जो आपका 29वां कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका चंडीगढ़ में हुआ था, तो यहाँ पर रिलीज किया मंत्रालय ने। और इसकी थीम क्या थी? जो आपका 29th कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये जो कॉन्फ्रेंस था चंडीगढ़ में हुआ था और इसकी थीम क्या थी? थीम आपसे पूछ सकता है। तो इसकी थीम थी स्ट्रेंथिंग लोकल लेवल गवर्नेंस। ये थीम भी आपसे पूछ सकता है, हालांकि यूपीएससी या स्टेट पीसी से पूछेगा। अब ये जो आपका रिपोर्ट था ना, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मेंशन था? तो जो IMR है, शिशु मृत्यु दर में कमी का रुझान देखा गया है, जो 2011 में 44 थी और 2023 में घटकर कितना हो गया है? 25 हो गया है। अगर मेल शिशु मृत्यु दर की बात किया जाए, मेल IMR, तो ये 26 था और फीमेल कितना था? फीमेल IMR 25। जो ड्रॉप आउट दर है एट द सेकेंडरी लेवल 2022-23 में 13.8 से घटकर 2024-25 में कितना हो गया? 8.2 हो गया। 18 वर्ष की आयु से पहले विवाह करने वाली 20 से 24 वर्ष की महिलाओं का प्रतिशत 2015-16 में 26.8 से घटकर 2019-21 में 23.3 यानी 23.3 हो गया है। गोद लिए गए बच्चों की कुल संख्या 2017-18 में 3,927 से बढ़कर 2024-25 में 4,515 हो गई है। और यहाँ से एग्जामिनेशन पूछता है कि एक डाटा आपको याद रखना है। 2022 और 2023 में जन्म दर के आंकड़े घटती प्रवृत्ति दर्शाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कुल जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर 18.4 रही। ग्रामीण क्षेत्रों में ये थी 20.3 और शहरी क्षेत्रों में कितनी थी? 14.9। ओवरऑल आपका राष्ट्रीय स्तर पर कितना था? 18.4। सांख्यिकीय रिपोर्ट 2023 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 29 अनुमानित है, जो 2022 के आंकड़े जो कि 30 था उसमें उससे बेहतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर 33 थी और शहरी क्षेत्रों में 20। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन किस भारतीय शहर में किया गया? तो ये आपका ओखला दिल्ली में किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये डेवलप किया जा रहा है अंडर द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड रिसीव्ड फंडिंग फ्रॉम बोथ द सेंट्रल एंड दिल्ली गवर्नमेंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
भारत में किस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं? तो 14 सितंबर 1949 को ऑफिशियल दर्जा मिला था, हिंदी को ऑफिशियल दर्जा मिला था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। और जो पहला हिंदी दिवस था, फर्स्ट हिंदी डे, कब मनाया गया था? फर्स्ट हिंदी डे 1953 में। और आपको बताने कि वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाते हैं? 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी को केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा बनाए जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। संविधान सभा ने 3 दिनों तक व्यापक विचार विमर्श के बाद हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा, न कि राष्ट्रीय भाषा चुना। तो हिंदी क्या है? आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। मुंशी अयंगर फॉर्मूले के एक भाग के रूप में 1950 में अपनाए गए संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया था। तो ये आपका अनुच्छेद 343 में है। तो अनुच्छेद 343 में कहा गया था कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो इसका अनुच्छेद 343 का क्लॉज 1 है, खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका प्रयोग ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले किया जा रहा था। अब 15 साल बाद तो खत्म हो जाना चाहिए था। तो जब 15 साल की अवधि पूरी हुई तो गैर हिंदी भाषी भारत के बड़े हिस्से, खासकर तमिलनाडु में हिंदी थोपे जाने के डर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इस विरोध के परिणाम स्वरूप केंद्र ने राजभाषा अधिनियम पारित किया, जिसमें कहा गया कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी आधिकारिक भाषा बनी रहेगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे 2025 का विषय क्या है? तो थीम क्या है? क्लीन एयर हेल्दी पीपुल। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे 2025 का थीम क्या है? तो क्लीन एयर हेल्दी पीपुल। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कब मनाते हैं? जो आपका विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 26 सितंबर को। हर साल 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है, जिसका नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य महासंघ करता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जो आपका IFEH है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य महासंघ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो लंदन में है। इसका हेडक्वार्टर आपका लंदन में है। और विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस की स्थापना सबसे पहले 2011 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय स्वास्थ्य महासंघ द्वारा इंडोनेशिया में अपनी परिषद के बैठक में की गई थी। तो ये भी याद रखना है, इस डाटा को भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित भारत के पहले स्वदेशी मंच का नाम क्या है? कैंपस टैंक। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसका शुभारंभ किसने किया? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। जिसे युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित भारत का पहला स्वदेशी मंच बताया जा रहा है। और इस पहल का नेतृत्व डॉक्टर सतनाम सिंह संधू ने किया, जो राज्यसभा सांसद और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्योग, निवेशकों और युवा संस्थापकों को जोड़ना तथा नवीन विचारों को टिकाऊ व्यवसायों में परिवर्तित करने में सहायता प्रदान करना। और ये आपका जो आपका कैंपस टैंक है, एक कोलैबोरेशन है किसके बीच? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अपना, जो कि एक जॉब प्लेटफॉर्म है, एंड वेंचर कैटलाइज्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत मंडपम नई दिल्ली में 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो अश्विनी वैष्णव जी ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी है, जो कि इस पर 16वां था, यह एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे प्रदर्शनी है, जो कि कहाँ पे हुआ? भारत मंडपम नई दिल्ली में। थीम क्या थी इसकी? ये इंपॉर्टेंट है। तो फ्यूचर रेडी रेलवे, भविष्य की ज़रूरतों के अनुरूप तैयार रेलवे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे। इसके अलावा भारतीय रेल ने बुनियादी ढांचे से जुड़ी
कई उल्लेखनीय परियोजनाओं का निर्माण किया है, जिनमें एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा चिनाब ब्रिज, पंबन में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज और कुतुब मीनार से 42 मीटर ऊंचा बैराबी सैराग ब्रिज शामिल है। रेलवे में सुरक्षा और तकनीकी नवाचार को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 1.16 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली कवच भी शामिल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इन्होंने हराया किसे? तो जैनिक सिनर को। और जीता कौन? कार्लोस अल्कराज। कौन से देश से है? कार्लोस अल्कराज ये स्पेन के है, ये स्पेन के है। जैनिक सिनर कौन से देश के है? तो ये इटली के हैं। जैनिक सिनर इटली के है। और महिलाओं में किसने जीता? आरियाना साबालेंका ने जीता है। किस देश की है? बेलारूस की है, बेलारूस की है। और आरियाना साबालेंका ने हराया किसे? तो अमांडा एनिसिमोवा को। और ये कहाँ की है? यूएसए की है। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के किस क्षेत्र को भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई है? तो पाक घाटी, पाक बे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में। अभी इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने अबू धाबी में आयोजित IUCN विश्व संरक्षण सम्मेलन 2025 में पाक खाड़ी में भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 21 सितंबर 2022 को स्थापित यह रिजर्व उत्तरी पाक खाड़ी में 448.34 वर्ग किलो क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और डुगोंग को मानवीय गतिविधियों से होने वाले खतरों के कारण IUCN रेड लिस्ट में एक संवेदनशील वल्नरेबल प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।